Good morning, students. So I welcome you for the sample paper CBSE revisions. It is very clear, students. The more sample papers we will solve, जितने ज्यादा सैंपल पेपर हम सॉल्व करेंगे उसके दो फायदे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? एक तो हमारा रिवीजन होगा जितने भी चैप्टर्स हैं। दूसरा, हमें क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस होगी, जो कि बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। तो हम उसी स्टाइल से, उसी ट्रेंड से ये कई सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप लोग इनको समझ लें, लर्न कर लें। और देखिए क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, कितना सोचना है स्टूडेंट। बार बार कह रहा हूँ, थिंक करना है, लर्न करना है, ना कि कोई रट्टेबाजी नहीं चलेगी किसी भी पेपर में। ये बात क्लियर है। तो जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मैं कोई मगिंग कर लूंगा या दो चैप्टर है, ऐसा तो है नहीं। इतना बड़ा कोर्स है, इसको रिवाइज करना, इनके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर करना जरूरी है एग्जाम से पहले। तो यही हमारी अटेम्प्ट है। आपके सामने जो 70 मार्क्स का पेपर आने वाला है, ये एक सैंपल पेपर है, हम कर रहे हैं। हमने पहले भी बहुत सारे किए हैं। टोटल 33 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 1 से 16 जो क्वेश्चन है वो, उसमें एक और दो पैसेज हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन है। और 3 से 16 ये सब एक एक नंबर के हैं। फिर 17 से 25 2 नंबर के हैं। 26 से 30 3 नंबर के हैं। और 31 से 33 5 नंबर के हैं। और ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस है। और कैलकुलेटर का यूज अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर का यूज आपको अलाउड नहीं है। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्क्रीन पे। तो अब आगे देखते हैं आज का जो सैंपल पेपर है उसमें क्या क्वेश्चंस हमारे लिए हैं। देखो, हमने आपको एक चीज बताई, भाई बहुत ध्यान से पढ़ना है एक एक लाइन को। ये पैराग्राफ जो होते हैं ना, ये अच्छे होते हैं हमारे लिए, इनसे डरना नहीं है स्टूडेंट्स। पैराग्राफ जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको हम पढ़ के इसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। कुछ तो क्वेश्चन के आंसर पैरे में मिलेंगे, कुछ इसके चैप्टर से मिलेंगे जो ये है। तो सेक्शन ए मेरा जो है उसमें वो कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एनी 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे पैरे के नीचे, 4 आपको आंसर करने हैं। बोलो, बात समझ में आई? मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, अपनी एनर्जी को कायम रखिए और अपने आप हेल्थ को फिट रखिए। कोई बात नहीं, आराम से अपना चाय कॉफी जो भी है, जो चीज आपके लिए सही है उसको लीजिए। और अपने एग्जाम से पहले फिटनेस बहुत जरूरी है, ताकि वीकनेस ना हो जाए। अब देखो स्टूडेंट्स, ये कहता है रीड द फॉलोइंग। आप ये कह रहा है, द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज। देखो मैंने इसको मार्क कर लिया स्टूडेंट, एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक के बाद मुझे मेरे दिमाग में पहले ही सीरीज आ गई, मैंने कौन से एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़े। देखो 2 सीरीज मैंने पढ़ी थी, एक 4F वाली और एक 5F वाली। इतना मुझे पता है। इसे लेंथेनाइड्स कहा जाता है, इसे एक्टिनाइड्स कहा जाता है। मेरे माइंड में ऑलरेडी पिक्चर आ गई कि ये कहाँ कहाँ से शुरू हुए थे, इनके एटॉमिक नंबर में मुझे पता लग गए स्टूडेंट्स। ये 2 सीरीज हैं, एक लेंथेनाइड्स है, 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग लेंथेनम। लेंथेनम के बाद 57 के बाद तुमने देखा था 58 से लेके 71 तक ये गए थे। और सीरियम से लेके इस तरह लेंथेनम, सीरियम, प्रेसिडेनियम, ये सारे हैं। उसके बाद एक्टिनियम शुरू हुआ स्टूडेंट, और एक्टिनॉइड्स शुरू हुए। एंड एक्टिनॉइड्स द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग एक्टिनियम। तो एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आए थे स्टूडेंट्स, उन्हें एक्टिनॉइड्स कहा गया था। ये 5F सीरीज है, ये 4F सीरीज है, ये ऑलरेडी हमें पता है। तो केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। जब हमने दोनों चैप्टर पढ़े थे उसमें आपने देखा था एक्टिनाइड्स के ज्यादातर एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, और उनकी स्टडी ज्यादा डिफिकल्ट है स्टूडेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को कोई केमिस्ट्री लैब में तो हम स्टडी कर नहीं सकते, वो सब न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं। The complication arises due to occurrence of wide range of oxidation states in these elements. अब इनके अंदर बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, एंड पार्शियली बिकॉज ऑफ देयर रेडियो एक्टिविटी क्रिएट स्पेशल प्रॉब्लम इन देयर स्टडी। इसके बारे में हमने पहले ही बोला कि जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं उनकी स्टडी बहुत डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू लुटीशियम, इसे लैंथेनाइट कंट्रैक्शन बोला गया। आपने देखा था कैसे लैंथेनाइट कंट्रैक्शन होती है, कैसे जो 4F सब शेल जब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 4F की शील्डिंग ज्यादा होती है स्टूडेंट। उसके कारण एक लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होती है, जिसके कारण जो साइजेस होते हैं वो आपने देखे थे 3+ आयंस के डिक्रीज करते हैं अलोंग द सीरीज। इज अ यूनिक फीचर इन केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड्स। इन लेंथेनाइड्स La2 एंड Ln3 कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट। तो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ये भी हमने पढ़ा था, जो हमारे चैप्टर थे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स।
तो यहाँ पे पैराग्राफ हमने खत्म कर लिया और हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लिया। स्टूडेंट आपके पेपर जो होंगे आप उसी पे इसको मार्क कर लेना। देखो इससे फायदा होगा कि हमें समझ में आ गया। ये हमारे हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स पढ़े, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पैरा एनसीईआरटी बेस्ड है और कोई भी पैरे बनेंगे केमिस्ट्री पे तो केमिस्ट्री में किसी भी डी ब्लॉक से भी लिए जा सकते हैं, डी से भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी, ये सब हम करेंगे। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो एक ने यहाँ पे एक ग्राफ भी दे दिया हमें। ग्राफ किस चीज का है जरा ये भी देख लें स्टूडेंट। यहाँ पे एटॉमिक नंबर है और ये देख रखा आयनिक रेडियाई इन पिकोमीटर। तो यहाँ पर इसने हमें स्टूडेंट्स आयनिक रेडियाई दिया है। ये क्या है? आयनिक रेडियाई। और ये एटॉमिक नंबर है एलिमेंट्स का। तो ये देख रहे हैं लैंथेनम, सीरियम, प्रेजुनियम, नायोडियम, प्रमोथियम, सिमेरियम, इस तरह से देख रहे हैं 3+ आयंस का साइज। ये जो साइज ऐसे ऐसे जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि कम हो रहा है स्टूडेंट विद एटॉमिक नंबर। इसी को हमने क्या बोला था? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो एज यू गो फ्रॉम La3+ टू लुटीशियम साइज हो रहा है। और ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट और हैं जो बहुत कम, मेनली मेन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लेंथेनाइड्स की वो +3 है। आपने देखा केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक को, मेरे साथ बैठते हैं तो एनसीईआरटी बुक को अपने टेबल पे रखिए स्टूडेंट और फिर मेरी लेक्चर को सुनिए और जो क्वेश्चन करता हूँ सुनिए और कंपेयर कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक एक वर्ड एनसीईआरटी का मैं डी कोड कर रहा हूँ और एनसीईआरटी बेस्ड हैं ये सारे। हमारे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़ें और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें एग्जाम से। ये बहुत काम की चीज है। अब हमें पता लगा ये ग्राफ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। देखो ये आपके आयनिक रेडियाई, एटॉमिक नंबर, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब क्वेश्चन क्या है जी? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3? तो आपको पता है कि लेंथेनाइड्स में जब एलएन में 3+ जो है स्टूडेंट वो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है। एलन जो लैंथेनाइड्स हैं दे एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन कुछ एलिमेंट +2 और +4 भी शो करते हैं। जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो जहां कहीं भी हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड शेल बन जाते हैं स्टूडेंट, एफ में F0, F7 और F14, तो वो भी स्टेबल हो जाते हैं। मैंने बताया था आपको, बोलो यस और नो, कि ये 4F0, 4F7 स्टूडेंट्स और 4F14 इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। इस तरह से कुछ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनती हैं। अब इसके पास क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा +2 भी शो करता है? तो देखो कि आपके सामने ये बना हुआ है, ये ऊपर बना हुआ है सारा, देख रहे हो? ये तो ये +3 वाले हैं। सीरियम और ये +4 शो कर रहे हैं और यहाँ पर सीरियम तो +4 में है, ये नहीं है। और ये यूरोपियम कहाँ पर है देख रहे हैं? इसमें से कौन सा है जो शो करता है स्टूडेंट +2 स्टेट? तो ये आपको इसमें भी देख रहे हो ये +2 वाले हैं। तो आपने पढ़ा ये दिख रहा है ईयू दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो ये तो है बी, +2 शो कर रहा है। देखो यहाँ पे इसमें भी दिख रहा है मुझे EU2+। और Zn तो ये है ही नहीं, ये भी नहीं है इसमें। तो 4F सीरीज की बात हो रही है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या निकला स्टूडेंट्स? करेक्ट आंसर इसका क्या निकला? फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे पेपर में? बी। बस हमें तो आंसर ही लिखना है, बाकी तो जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो हमारे अपने लिए है स्टूडेंट्स। हमें तो सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है। अगर आपका चॉइस करेक्ट है तो 1 नंबर, नहीं तो 0 नंबर। बस हमें इतना ही करना है, पेपर में कुछ भी नहीं करना। एक वर्ड और एक लाइन के आंसर है पहले जितने भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। वर्क हम अपने लिए करते हैं, समझने के लिए करते हैं, और क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं वेरिएशन करता हूँ। जितने भी सैंपल पेपर हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल वे में, और वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकते हैं वो भी बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं जिनमें एक्स्ट्रा स्टेबल बनेंगे वो वाले एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे आप देखो सीरियम 4+ और यहाँ पर PR4+ भी बना हुआ है। तो जब सीरियम 4+ का देखोगे स्टूडेंट तो वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है सीरियम 4+, क्योंकि वो नेक्स्ट एलिमेंट है एल से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये सारी चीजें देख रहे हैं
जो हमें दिख रही हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। Why there is a fairly regular decrease in sizes of lanthanide with increasing atomic number? इसी को हमने बोला, इसी को हमने क्या बोला, lanthanide contraction। बट अगर क्वेश्चन ये आ गया व्हाट इज lanthanide contraction स्टूडेंट, तो ये lanthanide contraction ही है जो हम बता रहे हैं। इसका स्पेलिंग कई बार ऐसे भी यूज हुआ और ये OI भी यूज हुआ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो देख रहे हो अभी, आपने ग्राफ भी देखा स्टूडेंट, वहां पर एटॉमिक नंबर से 3+ आयन का साइज डिक्रीज कर रहा है। तो इसका करेक्ट रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन अब इसमें क्या जा रहे हैं, 4f1 से लेकर 4f2 और इस तरह से लेके 4f14 तक इलेक्ट्रॉन एफ में ही जा रहे हैं, एफ में ही जा रहे हैं। तो अब एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन एफ में ही भरे जा रहे हैं तो शील्डिंग होगी। तो 4f के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग है बाय द अनदर इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। ड्यू टू शील्डिंग ऑफ वन 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर, बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या होगा कि ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो एटॉमिक नंबर भी एक 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 बढ़ रहा। जब एटॉमिक नंबर भी स्टूडेंट एक एक बढ़ेगा तो क्या होगा, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियर स्ट्रांगली, तो साइज डिक्रीज होगा। साइज क्या होगा, तो डिक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये भी सही है। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी में कह रहा है बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो एग्जाम में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हमारा करेक्ट आंसर क्या है? आंसर हमारा क्या है, दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर हमारा पेपर में सी है, ये वाला। ये आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का स्टूडेंट, ये लिखना है पेपर में बोथ ए एंड बी। तो दोनों ही रीजन है जिसके कारण ये हम एक्सपीरियंस करते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट, ये भी सही है। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई। अब देखो कि इंपॉर्टेंट था कि आपने जब 3D सीरीज पढ़ी थी स्टूडेंट, 3D सीरीज पढ़ी थी, आपने पढ़ा था 3D सीरीज 4D और 5D। तो आपने देखा था कि जब 4f का शेल कंप्लीटली भर जाता है स्टूडेंट, जब 4f में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली भर जाते हैं तो वो एक लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो 5D एलिमेंट्स का साइज 4D के एलिमेंट्स के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा था। 3D याद आया कि जब हमने 3D से हम गए स्टूडेंट 4D और 5D, तो साइज बढ़ना चाहिए था एलिमेंट्स में। यहाँ पर हमने कहा कि इनके एटॉमिक साइज जो हैं वो इंक्रीज होने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ, 4D का साइज 5D साइज के इक्वल हो गया था एलिमेंट्स के, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण कॉन्ट्रैक्शन हो गई थी स्टूडेंट। तो 4f सब शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया था। जब 4f सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है तो ये इसकी स्क्रीनिंग पुअर होती है। ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द 4f क्या हुआ कि 5D और 4D एलिमेंट का साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। तो यहाँ पर फिर कौन से वो एलिमेंट हैं, ये हाइफनियम और जिरकोनियम तो बिल्कुल सही आंसर है इसका, आपको पता ही है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। 3D और 4D और 5D के एलिमेंट्स हैं ये, इन दोनों का साइज सेम होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है। इसीलिए जो हैफनियम और जिरकोनियम है उनका रेडियस भी आइडेंटिकल होता है, ये इनका रेडियस भी स्टूडेंट आइडेंटिकल होता है और उनकी प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटीज होती है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टूडेंट्स सिमिलर हो जाती हैं ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इनका साइज सेम हो जाता है। तो ये करेक्ट आंसर इसका थर्ड है स्टूडेंट। अब फोर्थ क्वेश्चन आ गया। अब इसने वैल्यू तो टेबल आपको पैराग्राफ में दी नहीं स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप कहोगे सर पैराग्राफ के बेस पे तो ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स मैं ये बता रहा हूँ कि पैराग्राफ पे बेस पे नहीं है, लेकिन ये चैप्टर तो हमने पढ़ा ना एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी से आपको पता लगा कि जो सीरियम सीरियम जो होता है स्टूडेंट, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट भी है। ऑक्सीडेंट का मतलब ये सीरियम 4 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टूडेंट सीरियम 3+ बनाता है, तो इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडेंट, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होना चाहता है, क्योंकि आपने देखा +3 जो स्टेट है वो लैंथेनाइड्स की एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 4 वाले +3 में जाते हैं, 2 वाले भी +3 में जाते हैं, तो इसमें जाएंगे एक्वा सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन में। तो इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है कितनी है? ये तो बहुत हाई वैल्यूज है, इतनी तो वैल्यू है ही नहीं। आप याद करिए जो वैल्यूज हमें मिली हैं स्टूडेंट। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक को देखेंगे, एनसीईआरटी बुक को देखेंगे, उसमें उसने वैल्यू दी है, इसकी स्पेशली दी है। इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट स्टूडेंट, इसकी वैल्यू है 1.74। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे पेपर में? इसका करेक्ट आंसर है ए स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या लिखा आपने? ए स्टूडेंट्स। उसका लिखा सी लिखा। इस तरह से आंसर हमें पेपर में लिखने हैं। तो ये हमने 4 तो क्वेश्चन आंसर कर दिए। आगे चलते हैं, मेरे साथ बने रहिए, हर चीज को समझ लीजिए। लर्न करना है स्टूडेंट, रट्टाबाजी नहीं करनी, लर्न करना है, समझना है कितना एनसीईआरटी पढ़ा है। ये सारा रिवीजन है, ये सारा रिवीजन है। और ये रिवीजन हमारे हो रहा है 4F और 5F वालों का, क्योंकि यहाँ पे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का पैराग्राफ आ गया, उसका ही रिवीजन हो रहा। अब ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट +4 स्टेट इन ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स, देखो आपको ये बताया कि +3 जो है स्टूडेंट्स, वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है एलएन की। जो लैंथेनाइड्स हैं वो सब मेनली लैंथेनाइड्स के बारे में जब हमने बताया तो ये 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये इनकी स्टूडेंट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसमें हमने आपको कंट्रैक्शन भी दिखाई, लेकिन कुछ +2 और +4 भी है। +4 एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही बनने वाला। अगर ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके पास पावर है कि ये +4 तक ऑक्सीडाइज कर पाए। तो अब क्वेश्चन आ गया, इन तीनों में से सही आंसर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर एनसीईआरटी खोलें स्टूडेंट और इसको पढ़ें, तो आप देखेंगे कि ये तीनों ही जो है ये अपने +4 में ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी है स्टूडेंट, आंसर इसका डी है। तो प्रेजेंट नायोडियम और टर्बियम टर्बियम ये तीनों ही +4 में ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ऑक्साइड्स में। ये सब शो करते हैं +4 इन ऑक्साइड्स। तो ये बनाते हैं स्टूडेंट PrO2 NdO2 और ये TbO2। तो ये +2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, आंसर इसका डी है। ये भी हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? कह रहा है कि रीड द पैसेज एंड आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, आप पैराग्राफ का भी एक अच्छा है कि हमें पैरा पढ़ना है स्टूडेंट, फिर हमें सोचना है, समझना है, और फिर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। और आंसर आप देख रहे हो, चॉइसेस हैं या रीजन और असर्टिव क्वेश्चन है। रीजन और असर्टिव क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है, उनसे उनमें ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर स्टूडेंट हमारी कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाती है कि वो पहला रीजन है, असर्शन है, असर्शन एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, और फिर रीजन है, क्या असर्शन करेक्ट है, क्या रीजन करेक्ट है, क्या रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें हमें बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। इसको भी समझ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं स्टूडेंट और मार्क कर लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, चलो और अच्छा कलर ले लेता हूँ। ये कह रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ठीक है जी, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में बहुत आता है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने बताया तुम्हें, क्लोरोफिल बताई, और ये विटामिन B12 बताई, और ऐसे बायोकेमिकल बताए, और डाइज बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। बहुत सारे कैटालिस्ट भी बताए इनके अंदर हमने, विल्किंसन कैटालिस्ट और दूसरे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी इनके अंदर। तो इनके यूज क्या क्या है? दीज कंपाउंड्स आर वाइडली प्रेजेंट इन मिनरल, मिनरल में प्रेजेंट है, प्लांट में और एनिमल वर्ड्स में, and are known to play important function in the area of analytic chemistry, metallurgy, बायोलॉजिकल सिस्टम में। आपको पता है कैंसर के लिए सिस प्लेटिनम यूज किया जाता है, लेड पॉइजनिंग के लिए भी आपको पता है
EDTA का यूज किया जाता है स्टूडेंट रिमूव करने के लिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इंडस्ट्री एंड मेडिसिन, चलो ये भी सही है। द सेलेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ आयन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेलेक्टिव एस्टिमेशन कैन बी डन ड्यू टू डिफरेंस इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्सेस। हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट जब पढ़ा तो हमने कहा इनकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो उससे आयंस को जो है सिलेक्टिवली एस्टिमेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल। कौन सा होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है स्टूडेंट। Among the other compounds of biological importance with coordinated metal ions are enzymes. Enzymes में भी कोई metal ion होता है और उसका एक coordination complex होता है, like carboxypeptidase and carbonic anhydrous catalyst of benzoic acid. इनके अंदर भी एक मेटल आयन होता है स्टूडेंट्स, तो उसके नाम भी ये पूछ सकते हैं, उसके नाम भी ये पूछ सकते हैं। जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर भी ये मेटल्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर मेनी इंडस्ट्रियल पर्पसेस। मैंने जैसे बताया ये कैटलिस्ट के रूप में भी यूज हुए। जब हमने डिस्कस किए थे स्टूडेंट, विल्किंसन कैटलिस्ट यूज किया था। विल्किंसन वाला रोडियम का एक कैटलिस्ट था, रोडियम का कैटलिस्ट था, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम। तो वो हमने आपको बताया था एक तरीके से कैटलिस्ट होता है। जिगलर नाटक कैटलिस्ट भी हमने आपको बताया था स्टूडेंट। ये जो होते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली इवनली फ्रॉम। तो इनके कॉम्प्लेक्सेस से जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है जैसे सिल्वर की या गोल्ड की, तो उनके इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लिए जाते, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे। कम लेयर बनानी है, स्मूथ लेयर बनानी है और थिन लेयर बनानी है, तो कॉम्प्लेक्सेस को लिया जाता है। वो धीरे धीरे टूटते हैं, धीरे धीरे टूटते हैं, तो इसलिए बहुत ही शानदार और थिन लेयर की डिपोजिशन होती है। जैसे ये इसने एग्जांपल दिया, इवनली फ्रॉम सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सिल्वर साइनाइड एंड गोल्ड के ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनसे हम बनाते हैं। तो ये पैराग्राफ हमें पता लग गया स्टूडेंट्स। हमारे माइंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में जो दिया वो आ गया, वो आ गया। अब क्वेश्चन देखने हैं कि कितने इस पैराग्राफ से और कितने बाहर से, लेकिन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। आप आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इन दीज क्वेश्चंस स्टेटमेंट ऑफ असर्शन फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द चॉइस। करेक्ट चॉइस को चूज करना है। क्या क्या होता, क्या दिया है, ABCD पहले पढ़ लेना चाहिए कहीं। देखो ये ABCD अगर उसने पेपर में चेंज कर दिए तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, याद रखना। तो हमें पढ़ना है A चॉइस, B, C और D क्या स्टेटमेंट लिखी है स्टूडेंट। अगर उसने ऊपर नीचे कर दी पेपर में तो ये तो पक्की थोड़ी है कि ए ऊपर ही है, ऐसे है। तो हमें पढ़ना है कि ए में क्या रहा है, असर्शन रीजन आर करेक्ट बट एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। असर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन नॉट द करेक्ट, नॉट द करेक्ट कह रहा है बी। असर्शन करेक्ट बट रीजन रॉन्ग, अच्छा असर्शन रॉन्ग इसमें तो आसान है, और रीजन इज करेक्ट। अगर असर्शन रॉन्ग है तो सीधा ही डी आ गया। ये जो चार चॉइसेस हैं इसमें तो ट्रिक है, इसकी ट्रिक हमें पता है। ये जो चार चॉइसेस दी हैं इसकी ट्रिक क्या है, आसान है स्टूडेंट। अगर असर्शन रॉन्ग हो गई, असर्शन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट अगर रॉन्ग हो गई तो आंसर फिर सीधा डी लिखना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं बस। तो ये आसान है डी वाला। और अगर असर्शन राइट है और रीजन रॉन्ग है, ठीक है, और अगर रीजन रॉन्ग है स्टूडेंट, ठीक है, रीजन रॉन्ग है और असर्शन राइट है, असर्शन मेरी ट्रू है और रीजन अगर फॉल्स है, तो फिर आंसर सी है। और ए और बी में सोचना पड़ेगा। यहीं पर स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है। देखो यहाँ पर ही मिस्टेक होती है, मैं इसके ऊपर दिमाग लगा रहा हूँ। ये देखो मैंने इसे स्टार लगाया, इसे स्टार लगाया स्टूडेंट, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है। भाई असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, क्या ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं, इसको सोचना है। अगर हमने, अब हमें फोकस करना है स्टूडेंट, फोकस करना है, बहुत दिमाग लगाना है। देखो
अब रट्टेबाजी वाली स्टोरी खत्म होगी, जैसे मैंने कहा रट्टेबाजी नहीं है भाई, रट्टेबाजी कहाँ दिख रही है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रही। सोचेंगे सोचेंगे, हर क्वेश्चन को सोचेंगे स्टूडेंट, सोच के आंसर करेंगे। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। असर्शन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विद Na2EDT। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है स्टूडेंट्स? अब देखो, जब कोऑर्डिनेशन चैप्टर मैंने पढ़ाया था, एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। हार्ड वाटर क्या होता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं Na2EDTA को। पैराग्राफ में भी उसने कहा कि ये सिलेक्टिवली, इनकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिफरेंट हो जाती हैं, तो सिलेक्टिवली एस्टिमेट करने के लिए भी यूज हो सकती है, एस्टिमेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है स्टूडेंट्स। रीजन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद EDTA, ये भी करेक्ट है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ऊपर तो बेस्ड है सारा ये, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं स्टूडेंट, तो वो सिलेक्टिवली सिलेक्टिवली क्या होते हैं, एस्टिमेट किए जाते हैं। तो क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स फॉर दिस असर्शन? हाँ, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स पेपर में? तो इसका आंसर क्या बना हमारा फर्स्ट पार्ट का स्टूडेंट? पहला है ए असर्शन, रीजन आर करेक्ट एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर इसका ए बन गया स्टूडेंट। इसका आंसर हमारा ए आया। आंसर क्या आया? ए। पहले वाले का आंसर ए आ गया। एग्जाम में हमें ये लिखना ए, बस और कुछ नहीं लिखना, ये तो हमें सोचना है, अपने माइंड में सारा सोचना है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion gold combines with cyanide in the presence of oxygen and water to form coordination entity AuCN2। अब बताओ कि जब मैंने गोल्ड और सिल्वर के बारे में बार बार कहा कि इनके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्सेस की। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं स्टूडेंट साइनाइड के साथ, KCN के साथ, और तो आप देख रहे हैं NaCN या KCN के साथ कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है स्टूडेंट। असर्शन करेक्ट है। सेकंड रीजन, गोल्ड कैन बी सेपरेटेड इन मेटेलिक फॉर्म फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ जिंक, ये भी सही है। आपको पता है कि हमने क्या किया था जब ये कॉम्प्लेक्स बना था, AuCN2 स्टूडेंट्स, इसको हमने जिंक के साथ रिएक्ट कर दिया था, तो फिर गोल्ड, हमें गोल्ड मिल गया था, गोल्ड मिल गया था। और ये Zn ने इसके साथ अपना कॉम्प्लेक्स बना लिया, और इसके साथ Zn बना लेता स्टूडेंट, तो हमें इसका पता ऑलरेडी कि ये जो गोल्ड है ये भी करेक्ट है। लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नो, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टूडेंट्स। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो आंसर क्या लिखेंगे पेपर में स्टूडेंट 2 का? assertion and reason are correct, बिल्कुल सही, but reason not the correct explanation। तो सेकंड का आंसर क्या आया? यहाँ पर आंसर क्या लिखूंगा मैं स्टूडेंट्स? इसका आंसर हमें लिखना बी। तो बी, बी है इसका आंसर स्टूडेंट, ये वाला, ये भी हो गया। अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट स्क्रीन पर। देखो असर्शन और रीजन कैसे करने हैं, इसके ऊपर मैं और भी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये बहुत आ रहे हैं आजकल पेपर्स में, और इसमें बहुत मिस्टेक हो रही है स्टूडेंट्स की। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट और समझना है, फिर आंसर करना है। ये कह रहा है असर्शन मतलब स्टेटमेंट क्या है मेरी, इम्प्योर निकल इज कन्वर्टेड इनटू टेट्रा कार्बोनेट निकल विच इज डिकम्पोज टू यील्ड प्योर निकल। अगर हमने निकल की रिफाइनिंग पढ़ी है तो उसमें ये स्टेटमेंट लिखी हुई, तो निकल को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हमने ये एप्लीकेशन बताई थी कि रिफाइनिंग ऑफ द निकल या प्योर स्टेट में निकल को बनाने के लिए हम उनका कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होता है और बाद में हाई टेम्परेचर पर इसको तोड़ देते हैं, हाई टेम्परेचर पे, तो हमें प्योर निकल मिल सकता है।
रिफाइनिंग ऑफ निकल में ये यूज होता है, इसे मॉन्ड प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस का नाम भी बता दूं स्टूडेंट, ये मॉन्ड प्रोसेस है, मॉन्ड्स प्रोसेस, जिसे हम रिफाइनिंग करते हैं स्टूडेंट। किसकी रिफाइनिंग करते हैं? निकल की रिफाइनिंग करते हैं, मतलब निकल प्योर स्टेट में बनाते हैं, इससे निकल प्योर स्टेट में बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है स्टूडेंट, असर्शन करेक्ट है। रीजन क्या कह रहा है? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कैन बी अचीव्ड थ्रू फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी करेक्ट है। क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? हाँ है, क्योंकि इसका जब बन जाता है, जब इसका डिकम्पोज मैं कर देता हूँ स्टूडेंट, तभी तो प्योर निकल मिलेगा। तो ये भी सही है। इट इज द, यस इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर फिर यहाँ पर क्या मिला मुझे स्टूडेंट? असर्शन, रीजन करेक्ट एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। इसका आंसर मुझे मिला स्टूडेंट ए। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इनको समझिए, ध्यान दिमाग लगाइए। एक एक वर्ड, एक एक लाइन को पढ़ना है, उनको समझना है स्टूडेंट। इसे सारी इमेज हमारे माइंड में होती है। होता क्या है कि ये निकल NiCO4 बनता है स्टूडेंट। जब हम इसको स्ट्रांगली हीट कर देते हैं तो ये हीट करने से फिर टूट जाएगा, निकल बन जाएगा और 4CO। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे को मिल जाता है प्योर निकल। ये यूज किया जाता है मॉन्ड प्रोसेस में, रिफाइनिंग ऑफ निकल के लिए यूज किया गया था। तो ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा। देखो, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इसमें कई तरीके के क्वेश्चन देखे हैं, कोई भी आएगा। हम रिवीजन भी कर रहे हैं, साथ साथ आपको पूरा आइडिया दे रहे हैं। आप अपनी बुक खोलिए स्टूडेंट, उसको रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट स्क्रीन पर। assertion, hemoglobin, the red pigment of blood which acts as an oxygen carrier is a coordination compound of iron। बताइए, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया कि जो ब्लड होता है, ब्लड स्टूडेंट, उसमें हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन एचबी में आयरन होता है। हाँ, ये होता है या नहीं होता? बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। ये आयरन का कम्प्लेक्स होता है, आयरन का कम्प्लेक्स होता है स्टूडेंट। इट इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। आप जरा सेकंड देखें, विटामिन B12 भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्टूडेंट। विटामिन B12 भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बोलो, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन आगे क्या लिख रहा है? द एंटीप्रेनेशिया एनीमिया फैक्टर इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मर्करी। क्या विटामिन B12 मर्करी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्टूडेंट? बोलो क्या आंसर है? क्या विटामिन B12 में मर्करी होता है? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये रॉन्ग है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं। ये जो विटामिन B12 होता है स्टूडेंट, इसके अंदर ये किस चीज का बनता है? ये, इसमें कोबाल्ट होता है। जो B12 होता है स्टूडेंट, इसमें कोबाल्ट होता है। आप चेक करिए बुक में, CO। मेटल, मेटल कौन सा? कोबाल्ट है। ये रॉन्ग है। असर्शन करेक्ट और रीजन रॉन्ग। तो आंसर क्या लिखना पेपर में? जो चार चॉइसेस पड़ी थी, C। आंसर C हो गया स्टूडेंट। देखो, हर चीज, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं। अगर हम इन पे दिमाग लगाएं तो पूरे नंबर हमें मिलने वाले हैं। बहुत आसान है, आपको सिर्फ ABCD तो लिखनी है, और क्या करना है? आपको पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। बताओ, इतना बड़ा ना एक्सप्लेनेशन ना कुछ। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए और समझ लिए और प्रैक्टिस कर ली, तो आपका पेपर तो 3 घंटे का उससे पहले ही खत्म हो जाएगा आराम से। 2.5 घंटा उससे पहले ही हो जाएगा स्टूडेंट। आप समझिए, आप समझिए हम क्या कहने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, असर्शन EDTA इज नॉट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। बताइए, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? अभी तो मैंने बताया ऊपर ही, उसने EDTA को यूज किया जाता है स्टूडेंट लेड पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए। ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है स्टूडेंट।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लैटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, ये करेक्ट है स्टूडेंट। जब मैंने बताया एक सिस प्लैटिनेट होता है स्टूडेंट, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमें पता है इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये करेक्ट, ये रॉन्ग है और ये राइट है, तो आपको मैंने वैसे ही बताया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब असर्शन रॉन्ग है तो आंसर हमारा डी है, आंसर डी है स्टूडेंट। एक ही चॉइस है जिसमें असर्शन रॉन्ग है, असर्शन रॉन्ग है और रीजन राइट है, तो सीधा ही आंसर डी है, इसमें तो हमें सोचना ही नहीं स्टूडेंट, सीधा आंसर हमने लिख दिया। तो यहां तक हम पहुंच गए स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एमीन। आप बताओ कि कौन है सेकेंडरी एमीन का एग्जांपल। तीन तरीके के एमीन्स बताएगा, एक होते हैं प्राइमरी एमीन्स, ऐसे होते हैं, ये देखो नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन लगी हैं, एक नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री है। और मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया स्टूडेंट्स, R1 R2H, ये नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन लगी हैं, ये 2 डिग्री होता है स्टूडेंट। और अगर N के साथ मैं तीनों कर दूं अल्काइल ग्रुप, R1 R2 R3, आप देख रहे हैं ये 3 डिग्री एमीन होती है। हमें समझ में आई कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स में क्या डिफरेंस है। इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, 1 डिग्री के पास दो हाइड्रोजन थी, 2 डिग्री के पास एक हाइड्रोजन और 3 डिग्री के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये तीनों आर ग्रुप लग गए। अब इसमें से पता करना है कि सेकेंडरी अमीन कौन सा है, तो इनके फार्मूले पहले लिखने पड़ेंगे। एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, इसका फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो हमें फार्मूले लिख के देखने चाहिए तभी हम बता सकते हैं। एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, ये कौन सा है, 3 पेंटा अमीन, 3 पेंटा अमीन, 1 2 3 4, ये 5 है, 1 2 3, ये मेरा NH2 है स्टूडेंट, CH3 है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, ये कितना है 1 2 3, तो 3 पे पेंटा अमीन लगा हुआ। अब 3 पेंटामीन है, ये क्या है, मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन का फार्मूला आपको पता है, CH3NH2। एन इथाइल 1 प्रोपना अमीन, एन इथाइल 1 प्रोपनामीन, प्रोपनामीन क्या होता है स्टूडेंट, 1 2 3 एन, CH3 CH2 और एन पे इथाइल है। अब बताओ कि इन चारों में से कौन सा ये 2 डिग्री वाला है, सेकेंडरी अमीन कौन सा बनेगा स्टूडेंट फिर। देखो एक हाइड्रोजन वाला यही है, ये दो कार्बन लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी है। एग्जाम में मैंने क्या लिखा स्टूडेंट, डी, तो मेरे को पहले बना के देखने पड़ेंगे, अगर स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते तो फिर मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ, फिर मैं पेपर का आंसर नहीं कर सकता, ये बात जरूरी है। मैंने कहा कि हर क्वेश्चन को समझना है स्टूडेंट, क्वेश्चन को समझने में ज्यादा समय लगाइए और आंसर करने में कम समय लगेगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आंसर सही नहीं आएगा, ये बात क्लियर हो चुकी है अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। स्पेंड मोर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, then you will need less time to answer the question. This is the basic of how do you do the questions student, this is the basic of a test. If you are appearing in a test, if you are appearing in any exam, this is the basic. Unless I understand a question, I will never be able to answer that question. Therefore it is mandatory to understand question, spend more time, read the statement, read the question slowly, concentrate, focus, फिर हमारा आंसर इजीली हो जाएगा। ये बात एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझ में आई। क्वेश्चन 4 पर आ गए स्टूडेंट।
ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ग्लूकोज के केस में हमने बताया था, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डिस्कस किया था स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आप याद करिए, बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में हमने बताया था ओपन चेन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट ओपन चेन स्ट्रक्चर बताया था, फिशर प्रोजेक्शन याद आया, और ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसलिए फिर हमने कहा कि ग्लूकोज एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता, ग्लूकोज का जो CHO ग्रुप होता है, 1 नंबर कार्बन वाला, और वो 5 नंबर कार्बन वाला स्टूडेंट OH वाला, ये आपस में क्या बना लेते हैं, हमने बताया था हेमी एसिटाल बना लेते हैं। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है ग्लूकोज का, और 2 फॉर्म हमने बनाई थी उसकी। कितनी फॉर्म बनाई थी? 2, अल्फा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। उसके हमने हैवर्थ स्ट्रक्चर भी बना के दिखाए थे। अब मैं सारा रिवाइज कर रहा हूँ, रिवीजन बता रहा हूँ तुम्हें। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन है, ग्लूकोज डज नॉट गिव, तो इसलिए वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, क्योंकि वो फ्री नहीं है उसके पास CHO ग्रुप, उसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है, वो साइक्लिक रिंग बन गया, साइक्लिक रिंग बन गया। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक, कौन सी साइक्लिक रिंग बनी थी? बीटा डी माइनस ग्लूकोज फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा डी, अल्फा एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा एल ग्लूकोज एंड अल्फा डी माइनस ग्लूकोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या स्टूडेंट? जब 2 स्ट्रक्चर बनाए थे मैंने, जब साइक्लिक बनाए थे, एक अल्फा वाला और एक बीटा वाला, तो फिर करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, ये वाला। क्यों? ग्लूकोज ने क्या किया था, अल्फा और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, जो हेमी एसिटाल बना था स्टूडेंट, तो क्या हुआ था कि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है CHO, ये sp3 में कन्वर्ट हो गया था, तो एक और सेंटर क्रिएट हो गया था, कायरल सेंटर, जिसमें 2 फॉर्म बन गई थी ग्लूकोज की। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म स्टूडेंट, वन इज अल्फा, अदर इज बीटा। एक में OH ग्रुप राइट को दिखाया था, एक में OH ग्रुप लेफ्ट को दिखाया था। अब आपको याद आ गया, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। तो आंसर इसका बी है। देखो, हर चीज को समझ के आंसर करने हैं स्टूडेंट। वी अंडरस्टैंड देन वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन, अंडरस्टैंड एंड वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन इन द पेपर। तो यहां तक हमें समझ में आ गया। अब इसमें उसने एक चॉइस दी है, अब इंटरनल चॉइस आ गई, इंटरनल चॉइस आ गई पेपर में। अमीनो एसिड क्या होते हैं, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है? देखो, Cl है, OH है, तो अमीनो एसिड कौन से होते हैं आपको पता ही है। अमीनो एसिड के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, कैसे तुमने देखना स्टूडेंट। मैं ऐसे लिखता हूँ R, तो इसके अंदर ये वाला ग्रुप तो है ही है, अमीनो एसिड में दिख रहा है आपको, ऐसे भी लिखा था हमने अमीनो एसिड स्टूडेंट। एक तुमने H लगा दिया था, COOH और NH2, यहाँ पे R ग्रुप कोई भी हो सकता। तो अमीनो एसिड ऐसे होते हैं, ये देख रहे हो, ये नेचुरल वाले अल्फा अमीनो एसिड से आपकी बुक में 20 नेचुरल अमीनो एसिड दिए गए एनसीईआरटी में, तो पहला ही आंसर है इसमें, जिसमें NH2 और COH है। तो इसका आंसर ए है स्टूडेंट, ये ऑलरेडी हमें पता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। विच आर दी फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब राउट्स लॉ के बारे में याद करिए, क्या बताया था मैंने राउट्स लॉ के बारे में स्टूडेंट? राउट्स लॉ जो फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है, और जो राउट्स लॉ से डेविएट करते हैं स्टूडेंट, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे। और 2 टाइप के डेविएशन बताए थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन कौन से बताए थे स्टूडेंट्स? पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा कौन सा बताया था? नेगेटिव डेविएशन। याद आ गया? एक पॉजिटिव डेविएशन होता है स्टूडेंट, एक नेगेटिव डेविएशन होता है। तो कैसे होता है, जैसे एक ए मॉलिक्यूल थे, एक बी थे, अगर ए इंटरेक्शंस हैं और बी इंटरेक्शंस हैं, और जब सोल्यूशन बन गया उसमें ए बी इंटरेक्शंस होती हैं। अगर ए बी इंटरेक्शन ए और बी के इक्वल हैं, सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो वो सोल्यूशन होते हैं आइडियल, वो डेविएशन नहीं दिखाते। तो यहाँ पे कह रहा है डज नॉट, वर्ड का यूज किया है, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कह रहा है डज नॉट शो पॉजिटिव। तो जो सिमिलर टाइप के
लाइक डिसॉल्व्स लाइक का रूल आपको पता है। जो सिमिलर नॉन पोलर और नॉन पोलर को मिक्स करूंगा तो वो क्या करेंगे, उनमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन होने वाली नहीं है, वो सिमिलर हैं दोनों नॉन पोलर, तो वो दे विल नॉट शो एनी पॉजिटिव डेविएशन। तो ये आप एनसीईआरटी में आपको पूरा पैराग्राफ दिया गया है कि जो फोर्स वीक कौन सी हुई है और स्ट्रॉन्ग कौन सी हुई है। इसमें कौन सा आंसर है, बेंजीन और CCl4, बेंजीन और एसीटोन, ये भी गलत है, क्योंकि एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, बेंजीन तो नॉन पोलर है। देखो बेंजीन नॉन पोलर है स्टूडेंट, बेंजीन का लिक्विड नॉन पोलर है स्टूडेंट। और ये आप देख रहे हैं एसीटोन में तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इथेनॉल में भी देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड भी होती है, क्लोरोफॉर्म में अंदर भी डाइपोल डाइपोल है, ये भी सही नहीं है। लेकिन बेंजीन और CCl4 में डाइपोल मोमेंट 0 होती है, आपको पता है ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाती है स्टूडेंट, ये सिमेट्रिक है। तो ये देखो ये सिमेट्रिक है, ये भी नॉन पोलर हो जाता है, तो पहला आंसर सही है। ये दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर हैं, बेंजीन एंड CCl4, ये सिमेट्रिक है और इसकी डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट 0 हो जाती है, इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल कैंसिल कर देती हैं, ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। तो पांचवें का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट। ये दोनों में इंटरेक्शन सिमिलर टाइप की हैं, बेंजीन बेंजीन और CCl4 और बेंजीन CCl4 इंटरेक्शन में कोई ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसलिए ये शो नहीं करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे स्टूडेंट, IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या होता है स्टूडेंट? नियो मैंने कैसे लिखा था, ऐसे 4 कार्बन जब लग जाते हैं इसको नियो बोला जाता है। अब ये नियो ग्रुप है, यहाँ पे पेंटाइल ब्रोमाइड है, तो ये वाला होना चाहिए। ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, नियो बन गया नियो अगर CH3 लिखता तो नियो पेंटेन है, ये नियो पेंटाइल ब्रोमाइड है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा स्टूडेंट, अगर मैं लिखूं 1 2 3, तो ये क्या बना, ये क्या बना, क्या फार्मूला बना स्टूडेंट, 3 कार्बन वाला 1 2 3, तो ये हो गया 2 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल है, ठीक है, 2 डाई मिथाइल है, और ये क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन स्टूडेंट। तो कौन सा बन गया स्टूडेंट, बोलो, आपके सामने है, कौन सा बना? ये क्या बना, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल। इसका अगर नाम तुम लिखो तो इसका नाम क्या आएगा, फिर इसका नाम आएगा 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, और ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन है प्रोपेन। तो इनमें से कौन सा है ये, 1 ब्रोमो, ये गलत, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये सही आंसर। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर मेरा यही हो गया। जब आंसर सही मिल गया तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये एग्जाम चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, बस फिर ये मेरा आंसर, आंसर बी मैंने लिखा, बस दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ खत्म हो रहा है, और हमने आपको अभी बताया कि कैसे किसी सैंपल पेपर को पेपर में हम सॉल्व करेंगे, और कैसे सारा का सारा कोर्स हम रिवाइज करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सैंपल पेपर्स। बताइए आपको कोई डाउट है अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व हुए स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ, कोई डाउट है, कोई भी डाउट दिखा आपको, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए, चैप्टर पूरा रिवाइज हुआ? यस सर, यस सर। ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, कल मिलेंगे आपको और क्वेश्चंस करेंगे इसके। और आपको एक बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, हमारे साथ जितने सैंपल पेपर कर लोगे वो आपके बेनिफिट में है, आपको क्वेश्चन भी आ जाएंगे और सारे कोर्स की रिवीजन भी मिल जाएगी, बुक पढ़ने की नीड ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारा कोर्स रिवाइज और सारे क्वेश्चन आंसर हम करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर हम मिलते हैं कल आपको इसी टाइम, और फिर हम डिस्कस करते हैं आगे के चैप्टर। ओके, देन माय बेस्ट विशेस, वी विल सी यू टुमारो। थैंक यू सर।
Okay.